हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स। डीयू जैसे देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में आप लोग एडमिशन का सपना देख रहे होंगे। उसके लिए आपको सीयूईटी के जनरल टेस्ट में अपीयर होना होगा। अब जनरल टेस्ट में रीजनिंग, मैथ्स और जीके आता है। जीके में भी 10 से ज़्यादा सवाल अकेले करंट अफेयर सेक्शन से देखने को मिलते हैं और एक साल का करंट अफेयर वो लोग कवर करते हैं। ऐसे में आपकी ड्यूटी बन जाती है, यदि आप लोग अपने उस सपने को साकार करना चाहते हैं तो आप लोग करंट अफेयर जैसे सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते। इसीलिए रेजोरेस का पीएसपीडी चैनल, पीएसपीडी डिवीज़न आपके लिए विथ प्लान के साथ करंट अफेयर कवर करेगा एक साल के, जहां हम डेट वाइज आपको बता रहे हैं कि हम 10 लेक्चर में पूरा आपका एक साल का करंट अफेयर कवर करेंगे। ये 10 लेक्चर्स का शेड्यूल ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज 7 को हम लोग पूरे एक साल की नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 12 मार्च को इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ, एंड ये प्रोग्राम हमारा चलेगा 18 अप्रैल तक, आपके एग्ज़ाम के लगभग एक महीने पहले तक। ये पूरा सिस्टम एक पीपीटी फॉर्मेट में है। आप चाहें तो ये पीपीटी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो डिटेल से पीपीटी के थ्रू आप यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीयूईटी का जो भी एक साल का जो नेशनल न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन मंथ, पोषण माह से। भारत में मोदी गवर्नमेंट हर साल सितंबर मंथ को एज ए न्यूट्रिशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट करती है। न्यूट्रिशन हमारी क्वालिटेटिव फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लोग खाना तो खाते हैं लेकिन खाने में न्यूट्रिशन नहीं खाते हैं, क्योंकि उसका एक बड़ा रीज़न है कि लोग अवेयर नहीं है न्यूट्रिशन के लिए, और दूसरा बड़ा रीज़न है न्यूट्रिशंस वाला जो फूड है जनरली वो महंगा होता है, लोगों की रीच नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत है अवेयरनेस को लेकर। तो न्यूट्रिशन को लेकर, क्वालिटेटिव फूड सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस के फैलाने के लिए गवर्नमेंट हर साल जो हमारा जो सितंबर वाला मंथ है उसको एज ए न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट करती है। इस बार भी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एज ए न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट करा गया, और इस न्यूट्रिशन मंथ की थीम थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। मतलब न्यूट्रिशन रिच इंडिया, न्यूट्रिशन रिच होगा तो एजुकेटेड होगा, एजुकेटेड होगा तो एम्पावर होगा। यानी न्यूट्रिशन मिलेगा तो ही आप एजुकेटेड होगे, मतलब आप उस हिसाब से हेल्दी रहोगे, आपका माइंड अच्छे से डेवलप होगा तो ही आप अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। और आप भारत जितना ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करेंगे लोग, उतना ही हम एम्पावर बनेंगे। तो सुपोषित भारत, साक्षर भारत एवं सशक्त भारत, ये थीम याद रखेगा। और सितंबर मंथ को हर साल न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट करा जाता है। ये बात, दो बातें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। ये इस बार का 6 राष्ट्रीय पोषण माह था, यानी इसके पहले भी 5 बार ये काम हो चुका था। तो 2023 का जो सितंबर मंथ था वो हमारा 6 राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में हम लोगों ने सेलिब्रेट करा, ताकि पोषण को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके। ज्योग्राफी में नीलाचल हिल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसी नीलाचल हिल्स पर असम का सबसे लंबा नीलाचल फ्लाईओवर बनाया गया है। तो कई बार पूछ देगा, दोनों तरफ से तैयार रहिए। नीलाचल हिल्स कहाँ है? तो असम में है। रिसेंटली नीलाचल फ्लाईओवर इनॉग्रेट करा गया। किस स्टेट में? तो असम स्टेट में इसको इनॉग्रेट करा गया। लॉन्गेस्ट है असम का, क्योंकि इसकी लगभग लेंथ है 2.63 किलोमीटर। आप चाहें तो ये डाटा स्किप कर सकते हैं। दो बातें जो आपको याद रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीलाचल हिल्स is located in Assam and नीलाचल फ्लाईओवर इनॉग्रेटेड इन ऑल्सो असम। तो दो बातें आपको याद रखनी है। चलिए, कितने पिलर्स हैं ये सब याद नहीं रखने हैं। एक म्यूजियम, जो म्यूजियम हमको हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताता है। तमिलनाडु में थुथुकुडी एक जगह है, वहाँ पर एक म्यूजियम का इनॉग्रेशन करा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। तो कई बार इस तरीके से पूछ देगा, आदि चननलूर म्यूजियम रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, इन विच स्टेट? तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो जगह है थुथुकुडी और भी एक चीज़ के लिए फेमस है। स्टैटिक जीके में हम लोग पढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है कि आपका थुथुकुडी जो है असम का, वो काई के लिए फेमस है। दूसरा तरीका जो ये पूछ सकते हैं कि इस म्यूज़ियम में है क्या, तो इसमें इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट पास्ट है। एंशिएंट पास्ट का मतलब हो गया आपका हड़प्पा से लेकर
हमारा गुप्ता पीरियड तक, तो हड़प्पा पीरियड से लेकर गुप्ता पीरियड तक, जिसमें हमारा मौर्य वंश भी आ गया, हमारा स्टोन एज उसमें आ गया, तो सारा एंशेंट यानी गुप्ता पीरियड तक की जो हिस्ट्री है उसको एंशेंट हिस्ट्री बोला जाता है। वहाँ तक का इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे एंशेंट पास्ट के बारे में बताएगा। तो एक म्यूज़ियम तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, जिसे क्लीन एयर सर्वे भी बोला जाता है, उसमें फिर से टॉप करा है। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये सर्वे कराता है। सर्वे का नाम है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे, जिसमें इंदौर जो है वो टॉप स्वच्छ सिटी या स्वच्छ वायु सिटी के रूप में सामने आया है। स्वच्छता सर्वे में जनरली इंदौर को आप देखेंगे तो काफ़ी सालों से ये टॉप कर रहा है। द सर्वे इन इट्स सेकेंड ईयर इंक्लूडेड 130 आइडेंटिफाइड सिटीज़ अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। पहले एक सर्वे आता था स्वच्छ भारत सर्वे, जिसमें कहाँ पर कितना हाइजीनिक है, कितना सफाई है, वो मेजर करा जाता था। इसलिए ये दूसरी बार है जब स्वच्छ भारत सर्वे के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है स्वच्छ वायु सर्वे भी निकालता है। स्वच्छ भारत सर्वे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो था, अर्बन डेवलपमेंट था, वो निकालता था, जबकि स्वच्छ वायु सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट निकाल रहा है। पहली बात तो कौन सा मिनिस्ट्री है ये याद रखना है। किस सिटी ने टॉप करा, तो इंदौर। तीसरी बात, इस सिटी, अब सिटीज़ तो कई सारे हैं, टाउन्स कई सारे हैं, मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो किस लेवल पर ये सर्वे करा गया, तो इसमें उन 130 सिटीज़ को आइडेंटिफाई करा गया है जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का हिस्सा है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का हिस्सा जो है उन 130 सिटीज़ को इसमें आइडेंटिफाई करा गया है। उसमें उन 130 सिटीज़ में सर्वेक्षण करा गया है वायु का, कहाँ पर कितनी शुद्ध वायु है, कहाँ पर कितनी पोल्यूटेड एयर है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू, नटराज का ये स्टैचू G20 में जहाँ पर मीटिंग्स हुई दिल्ली के प्रगति मैदान में, वहाँ पर दिल्ली के प्रगति मैदान में ये G20 का लॉर्ड शिवा का स्टैचू लगाया गया। नटराज की जो मूर्ति है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपके चोला डायनेस्टी में इसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत मिली। चोला डायनेस्टी लगभग 9 to 11th सेंचुरी ऑफ एडी, जो 9 से 11वीं हमारी शताब्दी थी, उसमें चोला डायनेस्टी देखने को मिलती है। तो चोला डायनेस्टी में कुछ मंदिर हैं, तंजौर के मंदिरों के नाम भी हैं यहाँ पर, आप चाहें तो स्क्रीन कर सकते हैं। लेकिन तंजौर के जो कुछ मंदिर हैं वहाँ पर ये नटराज की मूर्ति का रिलेवेंस देखने को मिलता है। और ये नटराज की मूर्ति हमारे जो G20 की जो मीटिंग्स हुई दिल्ली के प्रगति मैदान में, वहाँ पर इसको रखा गया। लगभग 27 फुट की ये मूर्ति है। 27 फुट की ये मूर्ति में जो है सभी भारत सहित वर्ल्ड में जितने भी नटराज की मूर्ति है उसमें सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी होगी, इस नटराज की मूर्ति में आपको कौन दिखता है, तो लॉर्ड शिवा, भगवान शिव आपको इसका डांसिंग फॉर्म में यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये बात याद रखिएगा, लॉर्ड शिवा डांसिंग फॉर्म इज नोन एज नटराज स्टैचू। और 27 फीट का वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराज स्टैचू दिल्ली के प्रगति मैदान, वही जगह जहाँ पर G20 की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, वहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ। G20 की इस बार की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी 2023 की। तो सारी मीटिंग्स हमारे यहाँ पर हुई न्यू दिल्ली में, अलग अलग मीटिंग्स हुई। फिर फाइनल हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग हुई 9 और 10 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इनटू आसियान इंडिया समिट एंड ईस्ट एशिया समिट। आसियान इंडिया समिट, आसियान जो है वो 10 आपके ईस्ट एशिया कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिसमें आपका वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, और भी कई सारे, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज़ हैं। और इन्हीं 10 कंट्रीज़ के साथ हमारा एक पर्सनल बायलैटरल मीटिंग हुई, दैट इज़ नोन एज आसियान इंडिया समिट। इसके अलावा एक रीजनल मीटिंग भी हुई, दैट इज़ ईस्ट एशिया समिट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट एशिया समिट में टोटल 18 मेंबर्स हैं। 10 आसियान के मेंबर्स, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर। तो 10 आसियान के मेंबर्स
सवाल आसियान के कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्या भारत मेंबर है या नहीं है, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। कौन कौन से हैं, ये रही लिस्ट। इन 10 आसियान मेंबर्स के अलावा 8 और दूसरे कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया जिसे आप साउथ कोरिया भी बोल सकते हैं, रशिया और यूएसए, ये 8 लोग हैं। इनकी एक मीटिंग होती है, 10+8 इसको बोला जाता है, 10+8 ग्रुप, 10 फ्रॉम आसियान कंट्रीज एंड 8 स्टैंड फॉर अदर कंट्रीज, जिसमें ये आपको लिस्ट आउट यहाँ पर हो रहे हैं। ये इनकी मीटिंग हुई। मीटिंग कहाँ पर हुई, तो याद रखिएगा इस बार की ईस्ट एशिया समिट और आसियान इंडिया समिट कहाँ पर हुई, इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखिएगा। भारत की आसियान के साथ मीटिंग हुई, उसमें 12 पॉइंट कोऑपरेशन प्लान पर भी सहमति बनी है। तो कई बार इस बार इस तरीके से पूछ लगता है कि 12 पॉइंट कोऑपरेशन प्लान इज अ बायलैटरल प्लान बिटवीन आसियान एंड इंडिया। तो याद रखिएगा इंडिया आसियान के बीच का 12th कोऑपरेशन प्लान। शांति निकेतन, शांति निकेतन जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली है, भारत की तरफ से ये 41 साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली है। और भी कई सारी साइट्स है, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया और भी। तो भारत की 41वीं ऐसी साइट है जिसको शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। सिंपल सवाल पूछ लेता है रिसेंटली में किसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, तो शांति निकेतन। ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है वो यूनेस्को की एक लिस्ट है जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज इंपॉर्टेंस रखने वाले कुछ प्लेसेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो शांति निकेतन है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इस्टेब्लिश नहीं करा था। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, ये शांति निकेतन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस्टेब्लिश नहीं करा था, बल्कि इनके फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इसको एज ए आश्रम इस्टेब्लिश करा था, फिर इसको आगे जो कंटिन्यू करा वो रविंद्रनाथ टैगोर ने करा। तो कई बार पूछ ले कि शांति निकेतन किसने इस्टेब्लिश करा, तो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि उनके ही फादर है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इस्टेब्लिश करा था। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कंटिन्यू करा। मिस अर्थ इंडिया 2023, मिस अर्थ इंडिया 2023 जिसे का अवार्ड दिया गया आपके प्रियन सेन को। प्रियन सेन को ये अवार्ड जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 अवार्ड जो है मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल प्रोग्राम के थ्रू दिया गया, जो कि नई दिल्ली में अगस्त में 26 अगस्त को ऑर्गेनाइज हुआ। तो अगस्त के महीने में नई दिल्ली में मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 जो एक प्रोग्राम हुआ, उसमें ये मिस अर्थ इंडिया 2023 अवार्ड प्रियन सेन को दिया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस कई बार सिंपल सवाल पूछ लेता है, भारत में अंत्योदय दिवस किस एक पॉलिटिकल लीडर या किस एक व्यक्ति पर्सनालिटी की याद में मनाया जाता है, तो ये हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि आरएसएस और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। इन्हीं की याद में जो है बर्थ एनिवर्सरी के रूप में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ये वही दीनदयाल उपाध्याय हैं जिनके नाम पर मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया था 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। रेलवे स्टेशन का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बदलती है, तो उसको दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। ठीक है, 1968 में इनकी डेथ हो गई थी। चूँकि ये डेथ मुगल सराय जंक्शन के पास ही हुई थी, इसलिए मुगल सराय जंक्शन का नाम बदला गया था। चलिए आगे चलते हैं। थॉमस कुक, जो कि भारत की एक फॉरेक्स रिजर्व कंपनी है, ओमनी चैनल फॉरेक्स रिजर्व कंपनी, इसका टाई अप हुआ है। इसका टाई अप हुआ है एनपीसीआई के साथ। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में रुपए वगैरह, कार्ड्स वगैरह, भीम, यूपीआई, इन सब की सर्विसेज को रेगुलेट करता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका टाई अप हुआ है थॉमस कुक के साथ, जिन्होंने दोनों ने मिलकर एक रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड रिलीज करा है। तो रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड, तो किस तरीके से रुपए सिस्टम को फॉरेक्स रिजर्व के साथ जोड़कर थॉमस कुक ने, एक कंपनी है फॉरेक्स रिजर्व कंपनी, इसने एनपीसीआई के साथ टाई अप करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। काफ़ी सुविधा होगी हमारे जो रुपए फॉरेक्स प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड के थ्रू, जो भी हमारे जो एनआरआईज वगैरह हैं जो विजिट करते हैं
यदि वो उनके पास ये कार्ड होगा तो उसकी रिलेवेंस हमारे जो रेमिटेंस भेजने वाले लोग हैं उनको लेकर यहाँ पर काफ़ी सुविधा देखने को मिलेगी। 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे 2023 सेलिब्रेट करा जाता है और इस बार की थीम थी 2023 की इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर विच वाज द थीम ऑफ नेशनल इंजीनियर्स डे 2023, जो कि 15 सितंबर को सेलिब्रेट करा जाता है। अब ऐसा क्या था 15 सितंबर को जो ये नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है? तो विश्वेश्वरैया का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो सर विश्वेश्वरैया की बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 सितंबर को, जिस दिन इंजीनियर्स डे अभियंता दिवस सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक ई बुक लॉन्च हुई है, बुक का नाम है पीपल्स G20। पीपल्स G20 जो ई बुक है इसके राइटर है अपूर्वा चंद्र। अभी हम लोगों ने थोड़ा 5 मिनट पहले डिस्कस करा कि इस बार की जो मीटिंग है 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 की मीटिंग हुई। उसी मीटिंग्स के क्या आउटपुट्स रहे, क्या उसका पूरा डिटेल डिस्कशन यहाँ पर इस पूरी बुक में रखा गया है। एक तरीके की ई बुक है। ई बुक का मतलब ये पब्लिश नहीं हुई, इलेक्ट्रॉनिकली ये जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अदर प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिजिटल बुक आप लोग बोल सकते हैं। तो पीपल्स G20 अ बुक विच वाज रिटन बाय अपूर्व चंद्र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है मंत्रालय है उसके सेक्रेटरी हैं। उन्होंने ये बुक रिलीज करी है जिसमें भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के बारे में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। G20 से ही मीटिंग में ही एक और ग्लोबल अलायंस का प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन करा है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 की समिट में ये हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो दो तरीके से सवाल बनेगा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कहाँ पर और किस कंट्री ने लॉन्च करा? तो इंडिया ने लॉन्च करा G20 की मीटिंग में। दूसरा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है इसमें टोटल 19 देश हैं, 19 कंट्रीज हैं। इसके अलावा 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और 19 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी इंडिया की तरफ से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च हुआ है। तो दोनों तरफ से याद रखिएगा, कहाँ पर? G20 की मीटिंग में 2023 में G20 की मीटिंग में इंडिया द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च करा गया, जिसमें टोटल 19 देश हैं और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके पार्ट हैं। क्योंकि कंट्रीज क्यों, अब इंडिया तो इसका मेंबर होगा ही सही, तो ये तो पूछेगा नहीं आपसे क्योंकि इसका फाउंडिंग मेंबर है इंडिया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का। चूँकि 19 देश काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो आप इसको याद स्किप कर सकते हैं, याद रखना जरूरी नहीं है। कितने हैं वो याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने तो पहले शांति निकेतन के बारे में पढ़ा था, दैट इज 41 एंड नाउ होयसल टेम्पल्स इज 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। होयसल जो है, होयसल डायनेस्टी के कुछ टेम्पल्स हैं जो कि कर्नाटक के बेलूर में है, हल्बीद में है, सोमनाथपुरम में है। कर्नाटका में होयसल टेम्पल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। होयसल जो है बेसर शैली जो होती है, देखो 3 शैलियाँ होती है मंदिर आर्किटेक्चर की, नागरा शैली, बेसर शैली और द्रविड़ियन शैली। तो बेसर शैली के ये मंदिर हैं कर्नाटका के। शैली का नाम याद रखेगा, आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पढ़ते हैं 3 तरीके की मंदिर आर्किटेक्चर्स की शैलियाँ होती है। साउथ के मंदिर्स में जनरली पिरामिड टाइप के होते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ियन शैली। जबकि नॉर्थ के मंदिर जो होते हैं वो किस इस तरीके के होते हैं, नॉर्थ के मंदिर कुछ इस तरीके के होते हैं, उसमें ऊपर इस तरीके से फ्लैग वगैरह लगे होते हैं, यहाँ पर आमलक वगैरह होते हैं। ये साउथ के मंदिरों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, पिरामिड नुमा। तो और इन दोनों के बीच की एक शैली है बेसर शैली। बेसर शैली पर ही होयसल टेम्पल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। होयसल एक डायनेस्टी भी थी जो कि कर्नाटका का काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी माना जाता है। तो इसे भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। 41 शांति निकेतन एंड 42 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में होयसल टेम्पल्स। तो याद रखिएगा, होयसल टेम्पल्स का रिलेशन कर्नाटका से है, होयसल डायनेस्टी से है, बेसर शैली से है। नागर और द्रविड़ के अलावा एक बेसर शैली भी होती है। भारत को नई पार्लियामेंट मिली तो उसके बाद पुरानी पार्लियामेंट का क्या हाल है? तो पुरानी पार्लियामेंट का नाम चेंज कर दिया गया है, उसे नाम दिया गया है संविधान सदन। ये वही संविधान सदन है जिसमें
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करा था। तो इसको संविधान सदन नाम दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। इस कॉन्स्टिट्यूशन हाउस को हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। लुटियन ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर इसे 1927 में बनाया था। तो 1927 में इसके आर्किटेक्चर कौन थे? तो मिस्टर लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर इसके आर्किटेक्चर थे। ये लुटियन वही हैं जिन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन करा। मिस्टर लुटियन वही हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट का हाउस भी बनाया। तो ध्यान रखिएगा। अब इस पुराने बिल्डिंग का क्या नाम दिया गया है? तो संविधान सदन कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। क्यों दिया गया है? क्योंकि यहीं पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर किस तरीके से हम हमारे ओवरसीज रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकें, उसको लेकर भारत का पहला एक्सपो या कन्वेंशन जो है, जिसका नाम दिया गया है यशोभूमि। यशोभूमि नाम दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो, IICC। IICC मतलब इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर के नाम से पूछ ले या यशोभूमि के नाम से पूछ ले तो हिस्टोरिक मोमेंट है भारत के लिए। फेज 1 इसका लॉन्च हुआ है, जिसमें लगभग 5400 करोड़ रुपए हमारे यहाँ पर लगाए जाएंगे। हम ओवरसीज हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। यशोभूमि के बारे में देखा, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इंडिया अनाउंस द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। भारत ने अभी ग्रीन हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड डिसाइड करे हैं। स्टैंडर्ड मीन्स उसकी डेफिनेशन डिसाइड करी है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन? द ग्रीन हाइड्रोजन, देखो एक तो होती है हाइड्रोजन, अब उस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन किसे बोलेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फॉर इंडिया सेट्स एट ए क्राइटेरियन ऑफ 2 kg CO2 इक्वलेंट टू पर kg 1 kg हाइड्रोजन गैस के एज ए 12-month एवरेज इमिशन थ्रेशोल्ड। तो 1 kg हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2 kg CO2 emitted, which one is as a standard for green hydrogen? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इस ग्रीन हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड सेट किया गया है। हाइड्रोजन की बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, तो ग्रीन हाइड्रोजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक और हाईली कंबस्टाइल गैसियस सब्सटेंस है। तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि ये कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, ऑर्डर इसका टेस्ट नहीं है, खतरनाक नहीं है, नॉन टॉक्सिक है। भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर मिस्टर MS स्वामीनाथन, ये वही MS स्वामीनाथन है जिन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न भी दिया गया। 2023-24 का भारत रत्न जो है वो इनको दिया गया इस बार के 26 जनवरी के आसपास। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये वही हैं जिन्होंने मेक्सिको से एक जो नॉर्मल बोरलॉग के जो बीज थे उनको यहाँ भारत में लाए, और भारत में जो हमारे जो वीट और राइस की जो सीड्स की जो वैरायटी थी उनको अलग करा। तो किस तरीके से स्वामीनाथन ने नॉर्मल बोरलॉग जो कि मेक्सिको के थे इनके साथ मिलकर, मेक्सिको में ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता नॉर्मन बोरलॉग पर टिकी थी, उनके साथ टाई अप करा MS स्वामीनाथन ने, और भारत में भी किस तरीके से जो सीड्स की जो वैरायटी थी उसको बदला। जब सीड्स की वैरायटी बदली तो उससे हाई यील्ड निकल कर आया, क्वालिटी गुड निकल कर आई, डिजीज फ्री हमारी क्रॉप निकल कर आई। तो उसके बाद 1960s का जो डिकेड था उसमें भारत ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करी, जिसमें सीड्स की वैरायटी बदली जो कि हाई यील्ड, गुड क्वालिटी और डिजीज फ्री क्रॉप्स का एक कारण बनी। और उसके बाद भारत हम फूड इंपोर्टर कंट्री से फूड एक्सपोर्टर कंट्री बने। हम लोगों ने खुद की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करी। संकल्प सप्ताह जो कि प्राइम मिनिस्टर ने 329 जिलों के 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में इसको मनाने का डिक्लेयर किया है। देखिए 30 सितंबर को ये संकल्प सप्ताह स्टार्ट हुआ है। संकल्प सप्ताह कब स्टार्ट हुआ? 30 सितंबर से ये लॉन्च हुआ है, जो कि 6 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका अनाउंसमेंट पिछले साल 7 जनवरी को ही हो गया था, जनवरी 2023 में, कि हम लोग संकल्प सप्ताह मनाएंगे 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। ये पूरे भारत में नहीं मनाया जा रहा, इस बात को याद रखिएगा, केवल 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में मनाया जा रहा है।
एस्पायरेशनल ब्लॉक्स वो होते हैं जो पिछड़े हुए ब्लॉक्स हैं, जहाँ आकांक्षी ब्लॉक्स जिसको बोलते हैं। एस्पायरेशनल ब्लॉक्स जो कि 329 जिलों में लगभग हैं भारत के, वहाँ पर टारगेट करके संकल्प भारत दिवस मनाया गया है, ताकि वहाँ के क्यों मनाया गया है, ताकि वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स ऑफ दैट एस्पायरेशनल ब्लॉक्स को बढ़ाया जा सके। तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करने के लिए, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए संकल्प सप्ताह फ्रॉम 30 सितंबर टू 6 अक्टूबर इसको मनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कंट्रीज फर्स्ट केट्रोग्राफी म्यूजियम इनॉग्रेटेड। देखो, एक म्यूजियम हमारे तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में हुआ और इसी साल एक म्यूजियम हमारा मसूरी में उसी के पास वहाँ पर हुआ। केट्रोग्राफी का मतलब होता है किस तरीके से आप मानचित्र वगैरह, मैप्स वगैरह को बना सकते हैं। तो मैप्स वगैरह को बनाना, मैप्स वगैरह को देखना अलग चीज़ होती है, लेकिन मैप्स वगैरह को किस तरीके से डिजाइन करा जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ केट्रोग्राफी। और इसको लेकर भारत का पहला म्यूजियम, भाई इसमें यह बताया जाता है कि हम सैटेलाइट से कैसे केट्रोग्राफी मानचित्र देखते हैं। अभी आप लोग सैटेलाइट मैप देखते होंगे, तो सैटेलाइट मैप कैसे बनाते हैं, फिजिकल मैप कैसे बनाते हैं, पॉलिटिकल मैप कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, जीपीएस का यूज़ कैसे करते हैं मैपिंग के थ्रू, ऐसी कई सारे वाई इस यहाँ पर विशेषली यहाँ पर देखिए सैटेलाइट वर्क, हाउ आर जीपीएस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटेड, किस तरीके से हमारा जीपीएस कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट करता है, ये सारी बातें इस केट्रोग्राफी म्यूजियम में बताई गई है, जिसे वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन इनॉग्रेट करा गया। अब याद रखिएगा, भारत का पहला केट्रोग्राफी म्यूजियम है मसूरी में इसको लॉन्च करा गया है। तो चलिए, भारत का फर्स्ट केट्रोग्राफी म्यूजियम, ठीक है, जिसको जॉर्ज एवरेस्ट केट्रोग्राफी म्यूजियम का नाम दिया गया है। तो इसका नाम याद मत रखिएगा, लेकिन सिटी याद रखिएगा, मैसूर में इसको इनॉग्रेट करा गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में मूर्ति के बाद अब अमेरिका में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू ऑफ यूनिटी को लॉन्च करा गया है। टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर इन नॉर्थ अमेरिका, 14 अक्टूबर को इसको इनॉग्रेट करा गया वहाँ पर। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए लॉन्च हुआ, उसी थीम पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो इसी थीम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी की थीम पर ही स्टैचू ऑफ इक्वलिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी के से विपरीत स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बाबा साहब के लिए डिजाइन करा है राम सूतर ने। तो राम सूतर जो एक आर्टिस्ट है, उन्होंने इसको डिजाइन करा है। कहाँ पर है ये स्टैचू आउटसाइड ऑफ इंडिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ इंडिया में है, वहीं पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है आपका कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया, नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका का याद रखेगा, किस देश में है ये याद रखेगा, यूएसए या नॉर्थ अमेरिका। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉग्रेट पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 इन न्यू दिल्ली। तो याद रखेगा, सिंपल सवाल पूछेगा, पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, न्यू दिल्ली में। किसने इनॉग्रेट करा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ट्रेवल फॉर लाइफ के नाम से इनिशिएटिव भी लॉन्च करा। The Ministry of Tourism unveiled the Travel for Life initiative on the World Tourism Day 2023. PATA stand for Pacific Asia Travel Association. तो किस तरीके से एशिया पैसिफिक रीजन का एक जो ट्रेवलिंग कंपनीज हैं, उनके बीच का एक एसोसिएशन लॉन्च हुआ है। तो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023, जो कि न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा, और इस मीटिंग के दौरान ट्रेवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव भी लॉन्च हुआ। इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ट्रेवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च करा गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। हो सकता है आप कंफ्यूज हो, ट्रेवल फॉर लाइफ जो है वो हमारा रोड मिनिस्ट्री ने रिलीज करा हो, ट्रेवलिंग वाली जो मिनिस्ट्रीज है, हमारा एयरपोर्ट मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ आपका सिविल एविएशन है, उन्होंने लॉन्च करा हो। तो याद रखिएगा, ट्रेवल फॉर लाइफ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ट्रेवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव। चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मेरिक बोर्ड। नेशनल टी बोर्ड, नेशनल कॉफ़ी बोर्ड के बाद अब नेशनल टर्मेरिक बोर्ड। ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ग्लोबल लेवल पर 62% जो टर्मेरिक था उसका प्रोडक्शन, उसका मार्केट इंडिया ही था। वर्ल्ड में जितने भी हल्दी का मार्केट है उसमें से 62% जो मार्केट है वो इंडिया में है।
क्योंकि इंडिया न केवल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बल्कि लार्जेस्ट हमारा कंजप्शन भी होता है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टर्मेरिक, हमारा हल्दी का 62% ऑफ ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल टर्मेरिक मार्केट भारत में ही देखने को मिलता है। भारत में कुछ स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, एमपी, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर टर्मेरिक का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर और कौन कौन से स्टेट्स में? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक, एमपी, ओडिशा, बंगाल और गुजरात। तो ये वाली बात, नेशनल टर्मेरिक बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ है। क्यों हुआ है उसका रीज़न आप लोग समझिए। नेक्स्ट, 5th असेंबली ऑफ नेशनल सोलर अलायंस टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। चलिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे भारत ने पेरिस समिट जो थी 2015 की, उसमें इसको भारत ने कुछ कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पर सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन पॉसिबल है, जैसे इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, उनके साथ मिलकर एक अलायंस लॉन्च करा था। उसकी 5th नंबर की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, जो कि 17 से 20 अक्टूबर को हुई 2023 में, जिसे हमारे जो रिन्यूएबल हेड हैं RK सिंह, इन्होंने हेड करा। भारत जैसे कंट्रीज में सोलर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। भाई सोलर एनर्जी का पोटेंशियल कहाँ पर होगा? तो जो कंट्रीज पोल पे हैं उनमें थोड़ी होगा। जो कंट्रीज ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, स्पेशली जो इक्वेटर के आसपास हैं, ट्रॉपिका ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिका ऑफ कैंसर तक के बीच के कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के जो कंट्रीज हैं, वहीं पर चूँकि सन की रेज का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उनके साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने लॉन्च करा था। इसकी मीटिंग भारत में 5th नंबर की मीटिंग यहाँ पर हुई। चलिए, 10th नवंबर सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल आयुर्वेद डे। तो आयुर्वेद नेशनल आयुर्वेद डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 10 नवंबर को। और इसकी बार की जो थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ जो थीम थी वो G20 की प्रेसिडेंसी से कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड करके देखी गई है, क्योंकि उसकी थीम G20 की जो भारत की जो थीम थी वो यही थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, नाउ आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, विच वन इज द थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेद डे 2023। चलिए, G20 से ही एक और मीटिंग हुई। G20 की प्रेसिडेंशियल मीटिंग, हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग के बाद 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स मीटिंग, जिसमें हमारे जो हर कंट्री के जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर्स हैं, इसको नाम दिया गया P20 मीटिंग। तो P20 समिट कहाँ पर हुई? क्योंकि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी G20 की, तो ये समिट भी कहाँ पर होगी? आपकी दिल्ली में। तो दिल्ली में ही स्पीकर्स की, पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई 13 से 14 अक्टूबर के बीच में। G20 की मीटिंग के 3 से 4 दिन बाद P20 की मीटिंग हुई, जिसमें थीम जिसकी क्या थी? पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। देखिए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो G20 की थीम हो गई। उसके आगे क्या जोड़ दिया गया? पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के CUET एग्जाम के लिए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसने एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा और गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ मिलकर इस बार का 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करा। 2 बातें याद रखनी है, ये नवंबर में ऑर्गेनाइज हुआ, ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। कौन से नंबर का है? 54th नंबर का है। तीसरी बात, किसने कराया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने गोवा के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइज हुआ। नवंबर में ये फेस्टिवल हुआ था। चलिए, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड थी रैपिडेक्स, उसका नाम चेंज कर दिया गया, दैट इज नमो भारत। रैपिडेक्स जो है, आप लोगों ने सुना होगा रैपिडेक्स के बारे में, अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नमो भारत, जो कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस थी। ये रीजनल रेल सर्विस जो है वो दिल्ली को मेरठ से जोड़ती थी। दिल्ली और मेरठ के बीच में ये रैपिडेक्स स्टार्ट हुआ था, जिसमें लगभग 100 किलोमीटर सेमी हाई स्पीड मतलब लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन देखने को मिलती, जो भारत का पहला RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सर्विस सिस्टम। तो 2-3 बातें याद रखनी है। नमो भारत, विच इज ऑल्सो नोन एज रैपिडेक्स,
India's first semi-high-speed regional rail service between Delhi to Meerut and ट्रेन का जो एवरेज स्पीड होगा लगभग 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगा। चलिए रैपिडेक्स के बाद आगे, नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे 2023 अक्टूबर 21 को ये दिवस सेलिब्रेट करा जाता है। 21 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 21 अक्टूबर के दिन ही हमारा जो एक लद्दाख के पास एक जगह है हॉट स्प्रिंग, उस हॉट स्प्रिंग में चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ 21 अक्टूबर 1959 को, जिसमें हमारे 10 पुलिसमैन की जान चली गई थी। तो 10 पुलिसमैन की जान चली गई थी 21 अक्टूबर 1959 को चाइनीज़ ट्रुप के साथ हमारा लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद से ही अब ये नेशनल कॉमेमोरेशन डे सेलिब्रेट करा जाता है। 2018 में पहली बार ये डे सेलिब्रेट करा गया था। पहली बार कब करा गया? 2018 में। कब करा जाता है? 21 अक्टूबर को। क्यों करा जाता है? तो चाइनीज़ ट्रुप के साथ लड़ते हुए हमारे 10 पुलिसमैन शहीद हो गए थे उनकी याद में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट, भारत का एक भारत टेक्स 2024 नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? ये ऑर्गेनाइज हो रहा है आपका इंडिया में। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? इन इंडिया, जिसको नाम दिया गया भारत टेक्स। ये टेक्स ये वाला नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। टेक्स स्टैंड फॉर टेक्सटाइल, तो भारत टेक्स, टेक्स मतलब टेक्सटाइल 20, भारत टेक्सटाइल 2024, जो कि फरवरी 26 से 29 तक इस बार यहाँ पर इंडिया में देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली में ही लास्ट मंथ जो है आपका 7 दिन पहले ही ये आपका 4-5 दिन तक ये चला, 26, 27, 28, 29, 4 दिन तक ये चला। कहाँ पर हुआ? ये हुआ आपके न्यू दिल्ली में, इंडिया में। चलिए, इंडिया टू डिजिटाइज क्रॉप एस्टिमेशन प्रोसेस। कई बार गवर्नमेंट बोलती है कि इस बार हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इतना होगा, इस बार हमारा राइस का प्रोडक्शन इतना होगा। तो उस पूरे सिस्टम को, क्रॉप एस्टिमेशन को, प्रोसेस को डिजिटलाइज करने के लिए हम लोगों, भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड इवेल्युएशन डिवीजन है, ESED, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड इवेल्युएशन डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसने कुछ गाइडलाइंस लॉन्च करी है स्टेट और यूटीज को, जिसमें किस तरीके से क्रॉप एस्टिमेशन प्रोसेस को डिजिटलाइज करने की बात करी गई है। याद रखिएगा, क्रॉप एस्टिमेशन प्रोसेस का डिजिटलाइजेशन में कौन मेन रोल में है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड इवोल्यूशन डिवीजन, जिसमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, जैसे GPS इनेबल्ड मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ करा जाएगा और भी कई सारे डिजिटल क्रॉप सर्वे करे जाएंगे ताकि क्रॉप एस्टिमेशन को डिजिटलाइज किया जा सके। भारत का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2, जो कि भारत का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, उसको लॉन्च करा गया है। लगभग 13 गीगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो इंडियाज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 प्रोजेक्ट लगभग 13 गीगावाट का कहाँ पर है आपका? ये है आपका लद्दाख में। लद्दाख में इसको 13 गीगावाट के इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया है, जिससे इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम भी बोला गया है। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर ए मैसिव 13 किलोवाट रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव इन लद्दाख। ये 13 किलोमीटर का इस तरीके के प्रोजेक्ट भारत के जो नेशनल टारगेट हैं वर्ल्ड के सामने, ताकि हम 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकें। तो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के इस प्रोडक्शन टारगेट की तरफ एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो दोनों बातें याद रखना है, कितना टारगेट है? 500 गीगावाट, कब तक? 2030 तक। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 कहाँ पर? लद्दाख में। कितना गीगावाट का? 13 गीगावाट का। तो टारगेट कितना है? उस दिशा में एक कदम। इजराइल और हमास वार में जो इजराइल में फंसे हुए भारतीय नागरिक थे, उनको निकालने के लिए भारत के सरकार द्वारा, इंडियन एम्बेसी द्वारा एक ऑपरेशन अजय नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया। और इस ऑपरेशन अजय के थ्रू भारत ने इजराइल हमास वार में इजराइल में फंसे हुए लगभग 18,000 इंडियंस को बाहर निकाला था। न केवल इंडियंस बल्कि हमारे पड़ोसी देश के कुछ लोगों को भी हम लोग साथ में लाए थे। तो ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए था, जिसमें लगभग 18,000 इंडियंस को रेस्क्यू करा गया। नेशनल मेडिकल कमीशंस डॉक्टर्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने के लिए
एक वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। तो सिंपल सवाल बनेगा, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म इज रिलीज बाय नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के लिए इसलिए ताकि उन हर एक डॉक्टर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराया जा सके। तो याद रखिएगा, नेशनल मेडिकल कमीशन का इनिशिएटिव है। अकोरा अगरतला रेल लिंक, भारत में इंटरनेशनल रेलवे सर्विसेज को बढ़ाने, भारत का इंटरनेशनल रेलवे सर्विसेज का फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल रेल सर्विस स्टार्ट करी है, जो कि अकोरा अगरतला के बीच में स्टार्ट होगी। तो दोनों बातें याद रखिएगा, किस देश के साथ अभी हमने रेलवे सर्विस को आगे बढ़ाया है या रेल लिंक प्रोजेक्ट कंबाइंडली लॉन्च करा है, तो बांग्लादेश नाम है। सिंपल पूछ लेगा कि अकोरा अगरतला रेल लिंक किन दो देशों को आपस में जोड़ती है, तो इंडिया और बांग्लादेश को आपस में जोड़ती है, जिसे दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर ने एक साथ वर्चुअली इनॉग्रेट करा। चलिए, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 मेगा फूड इवेंट। प्राइम मिनिस्टर ने इस बार वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 एक इनिशिएटिव, एक इवेंट में पार्टिसिपेट करा, जो कि 3 से 5 नवंबर को तक ऑर्गेनाइज हुआ। वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट इज फूड स्ट्रीट। यहाँ पर कुछ फूड स्ट्रीट्स लगाए गए और जो कि कहाँ पर हुआ, 3 से 5 नवंबर के बीच में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट करा। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, हर साल 7 नवंबर को हम लोग कैंसर के बढ़ते केसेस को देखते हुए हम लोग नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, जो भी ताकि कैंसर के रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है उसको बढ़ाई जा सके, लोग कैंसर को समझे। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2023 विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 नवंबर, हर साल इसको सेलिब्रेट करा जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किस तरीके से कैंसर को लेकर जो परसेप्शन है उसको रोका जाए, कैंसर को लेकर जो लोगों में फोबिया है उसको चेंज करा जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। सरयू रिवर, ये सरयू रिवर जो है वो अयोध्या से पास होती है। अयोध्या में जो सरयू रिवर है वहाँ पर कुछ वेसल्स हैं। वेसल्स मतलब आप लोग छोड़ते होंगे, छोटे मोटे जहाज जो होते हैं, शिप्स वगैरह, जो छोटे छोटे शिप्स होते हैं उसको वेसल्स बोलते हैं। अब वो वेसल्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पर वेसल्स की खास बात है कि ये जो सोलर पावर वेसल्स हैं, और इन सोलर पावर्ड वेसल्स को क्या नाम लिया गया है? रामायणा। तो रामायणा रिसेंट, व्हाट इज रामायणा रिसेंटली, इस तरीके से पूछ देगा, रामायणा इज रिसेंटली न्यूज, ये है क्या? दिस इज द सोलर पावर्ड वेसल्स टू नेविगेट सरयू रिवर। किस नदी में रामायणा सोलर पावर्ड वेसल्स किस रिवर में नेविगेशन कर रहे हैं? तो वो भी याद रखिएगा, सरयू रिवर, जो कि अयोध्या की इंपॉर्टेंट रिवर है। भारत की पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। फातिमा बीबी को 1989 में जगह मिली। हमारा सुप्रीम कोर्ट बन गया था 28 जनवरी 1950 को, लेकिन 1950 के बाद भारत को पहली जज मिली बहुत सालों बाद 1989 में जाकर, और ये पहली जज बनने का सौभाग्य मिला था हमारी फातिमा बीबी को। तो फातिमा बीबी जो कि भारत की पहली महिला जज थी। आज तक तो सुप्रीम, कंफ्यूज नहीं होना, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थी। आज तक कोई भी भारत में कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। ये भारत की पहली जज थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी, ये बात याद रखिएगा। जबकि न कि भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी। आज तक चीफ जस्टिस कोई भी नहीं हुआ है। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली जज कौन थी? फातिमा बीबी। 1989 में ये जज बनी थी, ये बात याद रखिएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत, जिसका नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। तो आयुष्मान भारत गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट जो है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलती है प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज के लिए, और उसका नाम चेंज करके, इन सेंटर्स का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? इट इज़ याद रखिएगा, आयुष्मान भारत के मंदिर जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ही है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जल इतिहास उत्सव ऑर्गेनाइज करा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से जल इतिहास उत्सव कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मेहरौली में ये सिस्टम और ये इतिहास दिवस मनाया गया है। द रिस्टोरेशन ऑफ शशमी तालाब, जहाज महल इन मेहरौली वाज सक्सेसफुल। इसमें मेहरौली में ये हुआ। मेहरौली की
अपनी एक इम्पोर्टेंस है वाटर को लेकर, इसलिए मेहरौली को चुना गया। कहाँ पर है? नई दिल्ली। तो जल इतिहास उत्सव मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के मेहरौली में। अब तक आपने हॉस्पिटल्स किसी एक इलाके में देखे होंगे, लेकिन एक चलता फिरता हॉस्पिटल्स भी देखने को मिलेगा। वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब। तो आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, चलता फिरता हॉस्पिटल। कहाँ पर? गुरुग्राम में। और इसमें आपको मिनी आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट्स, एक्सरे मशीन, कुकिंग स्टेशन, फूड, वाटर शेल्टर, पावर जनरेटर, सारी फैसिलिटीज मिलेगी। और इस तरीके का एक नहीं बल्कि 72 क्यूब्स हैं। हर क्यूब में ये फैसिलिटी मिलेगी। इस तरीके के चलते फिरते 72 क्यूब्स हैं, जिसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट भीषम। तो प्रोजेक्ट भीषम का ये पार्ट है। प्रोजेक्ट भीषम फॉर प्रोजेक्ट भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो भारत का नहीं बल्कि वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब, जो कि गुरुग्राम में लॉन्च हुआ। चलिए आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनल 2023 एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली के रेड फोर्ट लाल किले पर प्राइम मिनिस्टर ने भारत का पहला आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर एक समिट, एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। ये हर 2 साल में ये इवेंट होता है, ये बात याद रखेगा। तो हर 2 साल में ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, होगा मतलब, क्योंकि पहला है तो ऐसा बोला गया है यहाँ पर। हर 2 साल में इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। जिसमें किसने पार्टिसिपेट करा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। द इवेंट आल्सो मार्क द लॉन्च ऑफ द आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन एंड स्टूडेंट बाइनियल सोमनाथी। तो इसमें ये वाली बात भी करी गई है, इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ा गया है। दैट इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। इम्पोर्टेंट है ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर। डेडिकेटेड कॉरिडोर मतलब भारत में जैसे आप मालगाड़ियाँ से होती है, आप लोगों ने सुना होगा, एक होती है पैसेंजर गाड़ी, एक होती है मालगाड़ी। मालगाड़ी को, किसी भी पैसेंजर गाड़ी को चलाने के लिए मालगाड़ियों को जगह जगह रोका जा सकता है। ऐसे में जहाँ पर माल का टाइम से पहुँचना होता है, मालगाड़ियों के डीले होने की वजह से हमारे यहाँ पर रेलवे के थ्रू जो मालगाड़ी किसी भी स्टेशन पर जनरली टाइम पर नहीं पहुँचती थी। ऐसे में मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक बनाने को लेकर बात हुई और इसको लेकर 2 डेडिकेटेड कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाने थे। एक था आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि आपके दिल्ली को मुंबई से जोड़ता, मुंबई के JNPT से जोड़ता। और एक था आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि आपको दिल्ली से जोड़ता, आपके बंगाल का जो हमारा हावड़ा स्टेशन है वहाँ तक जोड़ता। तो 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्यों है? प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर की रिलीवेंस क्या है? ताकि हमारे यहाँ पर जो सर्विसेज हैं, जो मालगाड़ी वगैरह प्रोवाइड कराती है, उसको टाइमली प्रोवाइड करा सके। इसमें अलग से रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा मालगाड़ीज वगैरह के लिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न। भारत में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे 2023, जो कि हर साल 22 दिसंबर को श्री रामानुजम, जिन पर एक फिल्म भी आई है, काफ़ी फेमस हुई है, जो कि 32 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन काफ़ी फेमस मैथमेटिशियंस थे। मैथमेटिक्स के फील्ड में काफ़ी अच्छा इनका रोल है। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ तमिलनाडु के ईरोड में। तो 22 दिसंबर को हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जियो मार्ट के साथ कोलैबोरेशन करा है। जियो मार्ट के साथ इसलिए कोलैबोरेशन करा है ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रीच प्रोवाइड करा सके, उनको मार्केट मिल सके। और ये इनिशिएटिव जो है, ये डील जो है जियो मार्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, ये पार्ट है आपके दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ही एक पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जियो मार्ट के साथ कोलैबोरेशन। सवाल पूछ देगा कि हाल ही में DAY-NRLM स्कीम के तहत रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ाने के लिए किस एक ऑनलाइन कंपनी के साथ डील करी है? अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जियो मार्ट है। तो कौन है? जियो मार्ट है। तो याद रखिएगा, 4 ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन टू रन फ्रॉम जिंद
डिस्ट्रिक्ट। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। अब हाइड्रोजन पावर्ड, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, भाई अब तक तो सुना था या तो डीजल से चल रही थी या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी से चल रही थी, लेकिन अब हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करने वाली जो ट्रेन है उसका शुभारंभ हमारे कहाँ से हुआ है? हरियाणा के जिंद से। तो हरियाणा के जिंद से भारत की पहली, वर्ल्ड की नहीं है, वर्ल्ड में तो कहीं और जगह भी, कई जगह ऑलरेडी हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल पर ट्रेन चल रही है। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑफ फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ट्रेन बेस्ड ऑन हाइड्रोजन पावर टू रन फ्रॉम जिंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से रिपोर्ट फिश डिजीज, फिशेस में डिजीज को रिपोर्ट करने के लिए भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशेस एंड एनिमल हस्बेंड्री है, जो आपका मत्स्य मंत्रालय है, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय, उसने एक डिजीज रिपोर्ट, एक सिस्टम स्टार्ट करा है, रिपोर्ट फिश डिजीज। तो रिपोर्ट फिश डिजीज, जिसमें मिस्टर पुरुषोत्तम रूपेला जो कि मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको लॉन्च करा है। तो वो रिपोर्ट फिश डिजीज के एक ऐप है, जिसमें जो भी ऐप है आप उसमें शिकायत मोबाइल ऐप के थ्रू अपने डिजीज वगैरह के बारे में देख सकते हैं, जो भी फिश वगैरह का पालन करते हैं, फिशरीज सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं। इसी तरीके से एक और पोर्टल लॉन्च करा गया है। एक पोर्टल तो हो गया आपका रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप है, और इस एक के बाद एक पोर्टल है, पोर्टल का नाम है नंदी पोर्टल। नंदी पोर्टल एक तरीके की एनओसी प्रोवाइड कराता है कंपनीज को फॉर वेटरनरी ड्रग्स एंड वैक्सीन रिलेटेड टू दी, आपका जो भी एनिमल्स के रिलेटेड जो भी आपका वेटरनरी ड्रग्स है, वैक्सीन है, जिसके लिए एनओसी लेना हो कंपनीज को, तो वो किस पोर्टल पे जा सकते हैं? नंदी पोर्टल। तो याद रखिएगा, नंदी पोर्टल किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशेस ने। क्यों लॉन्च करा है? टू प्रोवाइड एनओसी फॉर वेटरनरी ड्रग्स एंड वैक्सीन टू द रिलेटेड कंपनीज। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से एक और वैक्सीन पर न्यूज़ है। वैक्सीन पर न्यूज़ है ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बूस्टर। ओमिक्रॉन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोविड-19 का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। तो जो कोविड-19 के से प्रभावित है, आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित जो लोग हुए थे, उनके लिए अलग से एक वैक्सीन लॉन्च करी है, दैट इज ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बूस्टर वैक्सीन, ताकि उसके साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर ने पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अमृत भारत ट्रेन को झंडी दिखाई है। पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, पूछ देगा आपसे, पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी रिसेंटली यूज्ड इन दी सेक्टर ऑफ, किसमें? रेलवे में। रेलवे में इस टेक्नोलॉजी का यूज करने का फायदा है, न केवल ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी बल्कि पैसेंजर्स को कंफर्टनेस भी महसूस होगी। जनरली यदि स्पीड बढ़ती है तो पैसेंजर्स की कंफर्टनेस थोड़ा डिस्टर्ब होती है, लेकिन यदि पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे न केवल ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी बल्कि पैरेलली पैसेंजर्स की कंफर्टनेस भी बढ़ेगी। अमृत भारत ट्रेन में पहली बार इस पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी का यूज़ करा गया है, ऑलरेडी अब आगे भी यूज़ होगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम। तो याद रखिएगा। इसके अलावा वहाँ पर रेलवे न्यू एयरपोर्ट भी का भी इनॉग्रेशन हुआ है। तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, तो अयोध्या रेलवे स्टेशन नाउ रीनेम्ड एज ए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जहाँ पर उसको मॉडर्न हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ या हिस्टोरिकल रिलेवेंस है जो अयोध्या की, उसके बेसिस पे इसको डिजाइन भी करा जा रहा है। ठीक है। FCI राइस एज ए भारत ब्रांड, भारत ब्रांड के FCI के जो राइसेस हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो मार्केट में एक स्कीम है, ओपन मार्केट सेल स्कीम, जिसके थ्रू राइस एंड वीट की सेल करता है। ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू जो FCI जो वीट वगैरह की और राइस की सेल करता है, तो जो भी ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू जो FCI जो भी राइस बेचेगा, उसका ब्रांड का नाम दिया गया है, दैट इज भारत ब्रांड। तो उस राइस का क्या नाम दिया गया है? उस भारत ब्रांड राइस, जो कि 29 रुपीज़ पर kg के हिसाब से ये लोग सेल करेंगे अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम बाय FCI। DRDO सेलिब्रेट इस 66 फाउंडेशन डे। हर साल 1 जनवरी को DRDO का, जो कि भारत में रिसर्च डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है, हर साल 1 जनवरी को
अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करती है। और इस बार 1 जनवरी 2024 को भी एज ए फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा गया। कौन से नंबर का? 66 नंबर का फाउंडेशन डे यहाँ पर सेलिब्रेट करा गया। ठीक है, चलिए आगे। प्रवासी भारतीय दिवस जो कि हर 2 साल में मनाया जाता है, जनवरी के महीने में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हर 2 साल में, बाई एनुअल, हर 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय मतलब जो हमारे जो NRIs है, उसमें अलग अलग देशों से जो भी सेलिब्रेटेड NRIs हैं उनको बुलाया जाता है। NRIs की इम्पोर्टेंस हम लोग समझते हैं, ये चीज़ शो करी जाती है। 9 जनवरी क्यों? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी के दिन ही जो है वो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। तो 1915 में साउथ अफ्रीका में जो गांधी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, वहाँ से लड़ाई जीत कर पहली बार 1915 में 9 जनवरी को ही आए थे। और उसी 9 जनवरी को हर 2 साल पर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए, उज्जैन को भारत का फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट लॉन्च करा है और उसका नाम है प्रसादम। तो रिसेंटली प्रसादम वर्ड इज न्यूज, व्हाट इज प्रसादम, इस तरीके से पूछ देगा तो आप लोगों को याद रखना है। इट इज इंडियाज फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट। कहाँ पर? इन विच सिटी? मिनिस्ट्री उज्जैन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो हेड हैं मनसुख मांडविया, इन्होंने इसको इनॉग्रेट कर रहा है। तो प्रसादम क्या है? भारत का फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट किस सिटी में है? ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट फूड हाइजेनिक सिटी स्ट्रीट है किस सिटी में? उज्जैन में। तो दोनों बातें याद रखनी है। नेशनल यूथ डे वेरी सिंपल, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी 12 जनवरी। उस 12 जनवरी को हम लोग हर साल नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। 1984 में पहली बार नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कराया गया। तो लगभग आप देख लीजिए 30-40 साल हो गए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया। तो नेशनल यूथ डे की इस बार की थीम क्या थी? नेशनल यूथ डे 2024 12 जनवरी की इस बार की थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। तो विकसित युवा विकसित भारत की थीम थी। थीम भी याद रखनी है आपको, 12 जनवरी एज ए नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद की याद में। फ्रेश ऑयल डिस्कवरी इन कृष्णा गोदावरी बेसिन बाय ONGC। किस कंपनी ने हाल ही में कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक नए ऑयल की डिस्कवरी करी? दैट इज ONGC। ONGC द्वारा हाल ही में कहाँ पर ऑयल को डिस्कवर करा गया, फ्रेश ऑयल डिस्कवर करा गया? दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो तैयार रहिए, किस तरीके से पूछ देगा। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो आपका यहाँ पर है। ये कृष्णा गोदावरी बेसिन अंदर नहीं है। कृष्णा गोदावरी बेसिन का मतलब हो गया ये आंध्र प्रदेश के इधर वाला पार्ट जो कि बे ऑफ बंगाल में है। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन का मतलब हो गया, ये भी याद रखेगा, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के कृष्णा गोदावरी बेसिन में ONGC द्वारा फ्रेश ऑयल का एक रिजर्वायर डिस्कवर करा गया है। आंध्र प्रदेश के जो काकीनाडा कोस्ट है उससे 30 किलोमीटर, यानी ये आंध्र प्रदेश का काकीनाडा कोस्ट है, तो इससे 30 किलोमीटर इधर समुद्र की तरफ कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऑयल डिस्कवर करा गया है ONGC द्वारा। PM जनमन स्कीम फॉर उच्चा होम। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पक्का होम, नया पक्का हाउस प्रोवाइड कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में फर्स्ट PM प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू को ही एक नया रूप दिया गया है, जिसमें किस तरीके से जो हमारे जो PVTGs ग्रुप हैं, प्रिमिटिवली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनको PVTGs ग्रुप्स को जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको किस तरीके से एक पक्का हाउस प्रोवाइड कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने लगभग 540 करोड़ रुपए भारत सरकार इसमें खर्च करेगी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ही एक पार्ट है। 15 जनवरी को ये स्कीम प्रधानमंत्री PM जनमन स्कीम फॉर पक्का हाउस लॉन्च करी गई है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में को 9th नंबर की क्लासिकल लैंग्वेज मिली है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के बाद, ऐसी 8 लैंग्वेज के बाद भारत को फारसी, जिसे पर्शियन लैंग्वेज भी बोला जाता है, पारसी या पर्शियन लैंग्वेज भारत की 9th नंबर की क्लासिकल लैंग्वेज बनी है। ठीक है, शेड्यूल लैंग्वेज अलग है, वो 22 है, क्लासिकल लैंग्वेज अलग है। तो 9th नंबर की क्लासिकल लैंग्वेज बनी है फारसी पर्शियन, जो कि इंडो ईरानियन लैंग्वेज है। भारत और ईरान की कंबाइंड एक लैंग्वेज है, जो कि ईरान से आए हुए लोगों द्वारा यहाँ पर इस लैंग्वेज का यूज़ करा गया। जो फारसी लोग हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने इस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस बढ़ाया। पर्शियन लैंग्वेज डिक्लेयर एज ए 9th क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया।
चलिए, ये जो राम लल्ला के ऊपर जो सूर्य तिलक है इसको लेकर आया है अयोध्या राम टेम्पल्स सोलर पावर्ड सूर्य तिलक फॉर राम लल्ला। तो याद रखिएगा ये जो सूर्य तिलक है ये किस टेक्नोलॉजी या किस पे बेस्ड है, तो सोलर पावर बेस्ड है। आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये जो तिलक है ये सोलर पावर बेस्ड तिलक है। एक छोटा सा न्यूज़ है, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कब हुआ? 22 जनवरी को हुआ। किसने करा? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करा। उस पर कुछ डिटेल ये लोग पर मुझे नहीं लगता इस तरीके से धर्म के किसी एक रिलीजन के अंदर घुसकर आपसे सीधे न्यूज पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है कब हुआ, 22 जनवरी को हुआ, किसने करा? प्राइम मिनिस्टर ने करा। और रामलला कौन है, क्या विवाद था? तो विवादित मुद्दा था, इसलिए जनरली अगर हमारा ड्यूटी है हम सारा थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले। ठीक है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, वही 23 जनवरी जो कि सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, इस बार भी 2024 का पराक्रम दिवस मनाया गया। 2021 में पहली बार ये दिवस मनाया गया था। तो ये कौन से नंबर का हुआ? 2021, 22, 23 हुई, यानी 4th नंबर का पराक्रम दिवस ये हुआ। तो 4th पराक्रम दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ। याद रखिएगा कब? 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीएम प्राइम मिनिस्टर लॉन्च सनराइज स्कीम टू इंस्टॉल सोलर पैनल इन 10 मिलियन हाउस होल्ड। इस बार का बजट आया है और जनरली 1 से 2 सवाल बजट पर भी देखने को मिलते हैं। पीएसपीडी के यूट्यूब चैनल पर भी हम लोग बजट सेशन आप लोगों को प्रोवाइड अलग से कर देंगे। हमारा एक और चैनल है रेजोमैक्स, उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल से इस बार का बजट डिस्कस करा है। वहाँ पर हम लोगों ने इसको डिटेल से डिस्कस करा था कि किस तरीके से हर घर पर ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएँ, हर घर अपनी एनर्जी का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो खुद फुलफिल करे। इसको लेकर 10 मिलियन का मतलब हो गया आपका 1 मिलियन मतलब 10 लाख और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ घरों में इंस्टॉल करा जाएगा। इसको लेकर बजट में इस बार ये स्कीम लॉन्च करी गई थी, जिसका नाम थे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की एक स्कीम है जो कि रूफटॉप सोलर सिस्टम को बूस्ट करने से जुड़ी हुई है। और किस तरीके से बूस्ट करेंगे? लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर पैनल सिस्टम से जोड़ने को लेकर। इसी तरीके से असम के अहोम राज्य में एक फेमस सेनापति होते थे। अहोम राज्य असम का, जहाँ पर एक फेमस सेनापति थे और सेनापति का नाम था लाचित बरफुकन। लाचित बरफुकन काफ़ी ब्रेव सेनापति थे, उनको ही लेकर एक बुक लॉन्च हुई है, असम्स ब्रेवेस्ट मतलब बहादुर, जो कि सेनापति थे लाचित बरफुकन। तो सीधा पूछ देगा लाचित बरफुकन कौन थे? तो अहोम राज्य था जो असम को पहले एंशिएंट टाइम में, मिडवेल टाइम में अहोम राज्य हुआ करता था, आज का असम। तो उसके सेनापति थे, उनको लेकर एक बुक लॉन्च करी गई है। अमित शाह ने इसको लॉन्च करा है। सिंपल याद रखिएगा लाचित बरफुकन के बारे में। लाचित बरफुकन द ब्रेवेस्ट, द लीड हेड ऑफ मिलिट्री ऑफ अहोम स्टेट या अहोम जो डायनेस्टी थी उससे जुड़े हुए थे। अगेन बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो आपको 12 मार्च को देखने को मिलेगी इंटरनेशनल न्यूज़ को लेकर। बने रहिए। होपफुली जीटी में आपको 10 से ज़्यादा सवाल आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप लोग ज़्यादा स्कोर गेन कर पाएंगे, एज मिलेगा यदि आप लोग करंट अफेयर की पूरी तैयारी के साथ जाते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।